फाइनेंशियल सर्विसेज के स्पेस में भी रिलायंस तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सेक्टर में रिलायंस ऊपर आने वाला है या अदानी ग्रुप। एनीवे, आज के वीडियो में हम एक मेन सवाल आंसर करेंगे, जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और वो भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज लैंडस्केप को कैसे टैकल करने वाले हैं। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस आगे मिस ना करें। सबसे पहले समझ लीजिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जैक्टली क्या करती है। ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसके 4 सब्सिडरीज है। सबसे पहला जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, दूसरा जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, तीसरा जियो फाइनेंस लिमिटेड और चौथा जो एक जॉइंट वेंचर है जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। एट इट्स कोर ये कंपनी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की तरह रजिस्टर्ड है। इसका मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो डिपॉजिट तो नहीं लेती लेकिन लोन्स देती है। हाल ही में रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज किया। डीमर्ज का मतलब ये होता है कि एक कंपनी है जिसका एक डिवीजन है, अब वो उस डिवीजन को एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी होल्ड आउट कर देते हैं। तो हुआ ये कि रिलायंस के शेयर होल्डर्स को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑटोमेटिकली एक स्टेक मिल गया और उन्हें इस कंपनी के शेयर्स मिले। अगर हम इस नई कंपनी की बात करें तो इनकी ऑपरेटिंग हिस्ट्री तो बहुत छोटी है, लेकिन रीसेंट एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ बोल्ड एम्बिशंस अनाउंस किए। चेयरमैन मुकेश अंबानी सर ने कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक की फोकस होगा इंश्योरेंस ऑपरेशंस, जहां पर वो लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस एक सिंपल और स्मार्ट तरीके से ऑफर करेंगे। अब इसका यह मतलब होता है कि डिजिटल तरीके से, ताकि वो अपने कॉस्ट को कम रख सके। टिपिकली एक इंश्योरेंस कंपनी अपने ब्रोकर्स और सेल्स स्टाफ को हेवी कमीशंस देती है, जिससे उनके वेरिएबल कॉस्ट बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब रेवेन्यूज बढ़ते हैं ये सारे कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर एक कंपनी प्योरली डिजिटल अप्रोच लेती है इंश्योरेंस को मार्केट और सेल करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इतने बढ़ते नहीं जब कंपनी और भी ज्यादा सेल्स करती है। इस अनाउंसमेंट के अंत पर इन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पार्टनर करना भी एक प्लान है। अब अगर हम फाइनेंसिंग के फील्ड की तरफ देखें तो यहां पर भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। मुकेश अंबानी सर ने एजीएम में कहा कि इंडिया में जो सारे रूरल और अंडर सर्व्ड मार्केट्स है वहां पर प्रोडक्ट्स लाना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक की गोल होने वाला है। अब जो सारे भारत में छोटे गांव और शहर होते हैं वहां पर फाइनेंसिंग की जरूरत तो होती है, लेकिन बहुत सी बड़ी बैंक्स यहां पर इतना फोकस नहीं करती। इस कंपनी का फोकस ये होने वाला है कि इन सारे एरियाज में फाइनेंसिंग को लेकर आना है। इस फाइनेंसिंग की जरूरत को भी पूरा करने कंपनी एक डिजिटल फर्स्ट अप्रोच लेने वाली है। अब अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो कंपनी ने कहा कि हमारा फोकस करंट इंडस्ट्री बेंचमार्क्स को मीट करना नहीं, लेकिन इसके आगे और भी नए सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करना है। कंपनी का कहना है कि हम ये सारी चीजें करेंगे बाय एक्सप्लोरिंग मोर ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस, और आरबीआई के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को भी इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। इन सारी एक्टिविटीज का गोल ये होगा टू प्रोवाइड मोर इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द कस्टमर्स विद इंक्रीज्ड सिक्योरिटी। एक ऐसा सेटअप जहां पर ट्रांजैक्शन फेलियर, इनकन्वीनियंस और स्कैम्स जैसी चीजें नहीं होंगी। अब एक्साइटिंग बात यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया है। अब ब्लैक रॉक, अगर आपको नहीं पता, तो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जिनके पास करंटली $10 ट्रिलियन है एसेट्स में। अब ये पैसे उनके पास कैसे आए? बहुत सिंपल है। ब्लैक रॉक अलग अलग म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स मैनेज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ब्लैक रॉक का इस एरिया में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। इस एक्सपर्टीज को जब हम कंबाइन करते हैं विद जियोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन मार्केट, जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो काफी अच्छा हो सकता है। इनका प्लान है इस जॉइंट वेंचर के थ्रू भारत में एक सक्सेसफुल एसेट मैनेजमेंट बिजनेस सेटअप करना। लेकिन अब तक आपने जो भी सुना वो जितना एक्साइटिंग साउंड करता है उतना है नहीं। ये जो सारी चीजें हमने अब डिस्कस की वो सिर्फ मैनेजमेंट के एम्बिशंस और प्लान्स है। इन एम्बिशंस के और रियलिटी के कन्वर्ज होने के चांसेस कितने हैं ये हमको आगे जाके ही देखने मिलेगा। अब देखिए, पिछले सालों में रिलायंस ने जो सारे प्लान्स अनाउंस किए थे उनके रिजल्ट्स तो काफी अच्छे आए। सो इट वोंट बी अनरीजनेबल टू अज्यूम दैट फ्यूचर में भी ये चलेगा, क्योंकि आने वाले 5 सालों के लिए भी मुकेश अंबानी कंपनी के एमडी रहने वाले हैं।
तो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से रिलायंस इज इन गुड हैंड्स, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। बैंकिंग ऑपरेशंस में एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जैसे जायंट्स अपने प्लान्स बना के आगे चल रहे हैं। वहीं पर पेमेंट्स के लैंडस्केप में ये सारी बड़ी बैंक्स तो अपने ऑपरेशन चला ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ इनोवेटिव स्टार्टअप्स भी हैं। और अगर ये काफी नहीं था तो जो इंश्योरेंस वाला लैंडस्केप है वहां पर ये सारी कंपनीज अपने अलग ऑपरेशंस जमा कर बैठे हैं। बोलने का ये मतलब है कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो एक ब्रॉड सेक्टर है भारत में, वो चाहे बैंकिंग की बात करो, पेमेंट्स की या इंश्योरेंस की, हर जगह बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। अब नेचुरली ये सारी बड़ी कंपनीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्लान्स और स्ट्रेटजीज पे नजर तो रखेंगे ही और चुप भी नहीं बैठेंगे। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ऑपरेटिंग हिस्ट्री इतनी लंबी है ही नहीं कि हम आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेशियोज और ट्रैक रिकॉर्ड बता सके। करेंटली जेएफएस के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस है। कंपनी की जो पेरेंट है, इनके पास फंडिंग की तो कमी बिल्कुल नहीं है। इंसेप्शन पर इस कंपनी की नेट वर्थ 1.2 लाख करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद भी करंट वैल्यूएशन बहुत स्टीप है। हाँ, कंपनी के पास लिक्विडिटी और फंडिंग की तो कमी नहीं है, लेकिन 6500 का पी देखते से ही हर इन्वेस्टर को थोड़ा डर लगता है। इतना हाई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आपको सिर्फ ये बताता है कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, और अगर आगे जाके अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट आई तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख सकती है। इनफैक्ट इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को नजर में रखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि जेएफएस इज वेरी सिमिलर टू अ हाई रिस्क प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब हाँ, अगर आप इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर बहुत ज्यादा बुलिश हैं तो इस कंपनी में एक छोटा एलोकेशन जस्टिफाइड है। लेकिन हाँ, आपने ये भी नोटिस करना है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा नई है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता और आने वाला आउटलुक भी जज करना मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंडस्ट्री है वो एवर चेंजिंग होती है। एनीवे, आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज को डोमिनेट करने वाला है? कमेंट करके बताइए। और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.